YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक संख्या पद्धति को लेकर के आया हूं। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है और इस टॉपिक को हम लोग न्यूमेरिकली से ज़्यादा थ्योरेटिकली समझेंगे, क्योंकि आपको पता है विगत जितनी भी परीक्षाएं यूपी टेट की हुई हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अगर देखेंगे तो अगर आपका प्रत्येक संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हमें उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आती है। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आज हम लोग संख्याओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बातों को समझेंगे, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझेंगे, उनमें क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती है, वो सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए संख्याओं के विभिन्न नेचर होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की खोज किसने की थी, इसके जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों पाइनोस को इसका जनक कहा जाता है। और जो आपकी नेचुरल नंबर हैं, पाइनोस ने एक परिभाषा दी थी कि ऐसी संख्याएं जो काउंटिंग के यूज आए, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें काउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो जो नेचुरल नंबर होती हैं वो आपकी होती हैं 1 से लेकर के 2, 3, 4 इसी प्रकार से होती हैं। ये सभी नेचुरल नंबर होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर के लास्ट तक अनगिनत जितनी भी संख्याएं आगे की तरफ होंगी सभी क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके जनक कौन है, पाइनोस। पाइनोस इन्हें इनका जनक कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के जनक कहे जाते हैं। तो ये बात आप समझ रखेंगे। अब थोड़ा सा हम प्राकृतिक संख्याएं तो समझ लिए, अभी हम सभी संख्याओं का केवल नेचर समझेंगे कि कहां से कहां तक की कौन सी संख्याएं ली जाती हैं और उसके बाद हम उनमें डिफरेंस समझेंगे और फिर उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो उम्मीद है प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। देखिए दोस्तों होल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं को हम इंडिकेट करते हैं यन से। प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यन से, नेचुरल नंबर यानी कि यन। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से करते हैं। होल नंबर में क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, अर्थात आप कह सकते हैं जीरो से लेकर के आगे की अगर सारी प्राकृतिक संख्याओं को ले लिया जाए तो इन सभी संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, यह ऐसी संख्या होती है कि जीरो को केवल अगर प्राकृतिक संख्या में शामिल करके बोला जाए तो ये होती है पूर्ण संख्या। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे।
अब उसके बाद हम समझते हैं तीसरी संख्या जो है उसका नाम है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या। कुल संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी संख्या आपकी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। हम लोगों ने बात किया प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होती है आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। और अब यहां पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने नंबर सिस्टम को n से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को W से किया, तो यहां पे पूर्णांक संख्या के लिए Z क्यों लेते हैं? तो आप ये जान लीजिए, एक जर्मन गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था जेहलिन। जिनका नाम क्या था? जेहलिन था। क्या नाम था भाई? जेहलिन था। ये क्या थे? एक जर्मन गणितज्ञ थे। एक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने ही इस संख्या की खोज किया था और इन्होंने क्या कहा कि इसको नाम दिया जाए और उन्हीं के नाम पर इसको हम दर्शाते हैं Z से। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं -3, -2, मतलब आपकी ये माइनस से लेकर के जीरो से लेकर के इधर पूरे प्लस तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? 0 से लेकर के आगे तक की संख्याएं। लेकिन पूर्णांक क्या होंगी? ये माइनस में भी आपका अनंत तक जाएगा और प्लस में भी अनंत तक जाएगा। ये संख्याएं होती हैं आपकी पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण और पूर्णांक में अंतर समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के आगे तक की होती हैं, जबकि पूर्णांक माइनस में भी और प्लस में भी, साथ में 0, सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद है ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे अगले इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको, और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जेहलिन, जो कि जर्मन एक गणितज्ञ थे, इन्होंने इसकी खोज किया था भाई। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इन संख्याओं के नेचर की, और उससे पहले हम बात करते हैं जो कि आपके यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे संख्याओं का हम लोग नेचर समझेंगे। अगर आपको बोला जाए कि A और B एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ध्यान से इन बातों को समझिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर A और B एक प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनसे जुड़े क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें पता होना चाहिए। पहली चीज कि A प्लस B एक प्राकृतिक संख्या होगी। आपको बस यस और नो में जवाब देना है। A प्लस B एक प्राकृतिक संख्या होगी। ये सही है या गलत है, केवल यस और नो में आपको सोचना है। आज हम आपको नोट कम करवाएंगे तो सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ाएंगे। चीजों को समझना कंसेप्चुअल बहुत जरूरी है। आप सोचिए, ए और बी अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या होगी। ये बात सही है? सही है। कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले लो, 1 3 ले लो, जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, क्या है? प्राकृतिक संख्या है।
अगर आप 4 और 3 ले लेते हैं, जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन समझेंगे। दूसरी कंडीशन है कि a माइनस बी, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन समझेंगे, a माइनस बी एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसको जरा सोचिएगा क्या होगा। a माइनस बी एक प्राकृतिक संख्या है, हमें चारों फॉर्म में चीज देखना है। तीसरा देखना है a गुणे b एक प्राकृतिक संख्या है। केवल यस और नो में हमें जवाब देना है कि कौन सा यस होगा, कौन सा नो होगा। चौथा है a बटे b एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इन सभी चीजों के बारे में ध्यान से सोचिए और बताइए कि कौन सी बातें इसमें सही है और कौन सी बातें इसमें गलत है। पहले आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब आप मेरे उत्तर के साथ मैच कराइए इसको। a माइनस बी एक प्राकृतिक संख्या है, ये होगा क्या? अगर a एक बड़ी संख्या है, b एक छोटी संख्या है, तब तो एक प्राकृतिक संख्या आएगी, तब वैल्यू प्लस में आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक 5 में से 2 घटाते हैं और यहां पर वैल्यू आती है 3। लेकिन अगर a एक छोटी संख्या है, a एक छोटी संख्या है और b एक बड़ी संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। इतनी बात क्लियर है? तो अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव में जाती है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? नो हो जाता है। एक भी छोटी सी भी वैल्यू अगर उस चीज को फॉलो नहीं करेगी तो हमारा वो पूरा कॉन्सेप्ट नो हो जाएगा। एक पूरा दूध होता है, उसमें एक छोटा सा जोरन का टुकड़ा पड़ जाता है, अब वो दही छाछ जिसको बोलते हैं, हमारे तरफ तो जोरन बोला जाता है, तो वो क्या करता है? पूरे दूध को क्या कर देता है? पूरा एकदम दही बना देता है। तो एक भी चीज अगर निगेटिव में जाएगी, एक भी कंडीशन, तो वो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? नो हो जाएगी। तो हमारा a माइनस बी एक प्राकृतिक संख्या है, इसको यस करें या नो? तो इसका उत्तर आएगा नो। अगर एक भी कंडीशन में फॉलो नहीं होगी तो तुरंत क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अब फिर समझना, a गुणे b एक प्राकृतिक संख्या है, ये यस या नो? यस होगा। कोई भी ले लो, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणन किया जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, यानी कि क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। वेरी गुड। अब उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, a बटे b इसका मान क्या होगा? a बटे b इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो a बटे b, अगर यहां पर a बटे b का मान क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। कैसे? अगर मान लो पहली कंडीशन, अगर a का मान लेते हैं 2, b का मान लेते हैं 4, तो यहां पर a बटे b जो होगा 2 बटे 4 होगा। तो क्या ये एक प्राकृतिक संख्या में आएगा? क्या नहीं आएगा ना। प्राकृतिक संख्या मतलब वो पूरा होना चाहिए, एक बेस संख्या होनी चाहिए। हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये बेस संख्याएं होती हैं। मतलब इसमें कटा फिटा, छूटा, टुकड़ा टुकड़ी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ये पूरे के पूरे नंबर होते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे आपकी पूर्णांक हो, ये पूरा नंबर होता है। ये टुकड़ों में इसका उत्तर नहीं आना चाहिए, इसका मान पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? नो। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर एक चीज और यहां पर हम सोच रहे हैं बात कर लें, अगर a की पावर b का मान एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका क्या होगा भाई? a की पावर b का मान एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसका क्या मान होगा? इसका मान यस होगा, एकदम यस होगा। क्या होगा भाई? यस।
कोई भी संख्या ले लीजिए, उसकी पावर अगर एक प्राकृतिक संख्या देंगे तो उसका मान होएगा एक प्राकृतिक संख्या। यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी पूर्ण वर्ग की, ये पूरी बातें आपको पता होना चाहिए कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर सम किया जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन अगर उनको आपस में घटाया जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, अगर इनका दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, अगर उनका भाग किया जाएगा तो फिर प्राकृतिक संख्याएं नहीं मिलेंगी। और लेकिन अगर दो प्राकृतिक संख्याओं में a की घाते b के रूप में हो तो उसका मान एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप कई सारे एग्जांपल ले लीजिए, वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ और कंडीशन की। अगली कंडीशन हमें समझना है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन ले ले, लास्ट वाले का, पहले वाले का, कुछ भी क्वेश्चन ले ले, अगर इनको फॉलो करें। आप समझिए, अगर मैं ले लेता हूं √36, आप कहोगे कि √36 क्या है? तो आप कहोगे एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 6। नहीं, अब आप समझना कौन क्या हो सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता है, कौन किसके अंतर्गत कौन सी सारी संख्याएं आती हैं। आपको पता है कुछ संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं 0 की, तो 0 किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहोगे कि 0 जो है ये W भी होगा और Z के अंतर्गत आएगा, N के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर मैं -3 की बात करूं, -3 किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे कि ये Z के अंतर्गत आएगा, Z के अंतर्गत आएगा, केवल Z के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं केवल यहां पर बेस नंबरों की बात कर रहा हूं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या की। अगर मैं बात करूं रूट में 9 की, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये भी केवल Z के अंतर्गत आएगा। इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमें पता है √9 का मान जो आएगा, √9 का मान जो आएगा ये ±3 आएगा क्या? और हमें पता है कि एक भी वैल्यू नहीं तो मतलब पूरा नहीं। लेकिन Z जो होगा, Z के अंतर्गत प्लस और माइनस सभी कंप्लीट नंबर होती हैं, तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? Z के अंतर्गत। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 किसके अंतर्गत आएगा? ये नेचुरल में भी आएगा, ये होल नंबर में भी आएगा और ये पूर्णांक में भी आएगा, तीनों में आएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इसी प्रकार से 6 की बात करूं तो 6 भी आपका नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर भी है और पूर्णांक भी है। इतनी बात समझ गए। लेकिन 0 क्या है? ये केवल आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या और पूर्णांक दो में ही आएगा, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा। तो उम्मीद है पूर्ण संख्या और आपकी प्राकृतिक संख्या और आपकी पूर्णांक, ये तीनों आप समझ गए होंगे। एक मैं बात करना चाहता हूं यहीं पर परफेक्ट नंबर, एक और पूर्ण संख्या की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यूपी टेट में इस चीज का बहुत ज्यादा डाउट रहता है। बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। एक और पूर्ण संख्या है जिसके नेचर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन परीक्षा में आपके यूपी टेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परफेक्ट नंबर है? निम्न में से कौन परफेक्ट नंबर है, कौन पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। और यहां पर दिया था, पहला ऑप्शन दिया था 4, दूसरा दिया था 5, तीसरा दिया था 6 और चौथा दिया था 7। ये क्वेश्चन आया था। अब देखेंगे तो पूर्ण संख्या तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं। बच्चा कहेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, बच्चा तो यही कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। और आज तक
ये जितनी बार पूछा जाता सेम यही प्रश्न है और लगभग 4 बार यूपी टेट की परीक्षा में रिपीट कर चुका है। तो इसलिए इस चीज को आज हमें क्लियर करना है कि परफेक्ट नंबर और होल नंबर इन दोनों में क्या अंतर है। अब एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि ये पूर्ण नहीं पूर्ण वर्ग है और वो 4 को सही कर देगा, लेकिन गलत है भाई, ये चीज ध्यान देना है और आज ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है कि हमें, ताकि फिर कभी भी ये दिक्कत ना हो। क्या क्या कि पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होती है और दूसरी आपकी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होती है। इन दोनों में आज डाउट खत्म हो जाना चाहिए आज की क्लास में। पहली चीज आपको समझना है कि परफेक्ट नंबर होती क्या है। परफेक्ट नंबर की मैं एक परिभाषा लिखना चाहता हूं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, वह परफेक्ट नंबर होती है। क्या होती है भाई? परफेक्ट नंबर होती है। ये चीज आज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। परफेक्ट नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग यानी स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, वह क्या होती है? परफेक्ट नंबर। जैसे 4 का गुणनखंड अगर लिया जाए तो क्या ऐसा है जैसे 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो क्या मैं 4 को काट दूं, जो बाकी गुणनखंड है इनको जोड़ूंगा तो हमें 4 मिलेगा? नहीं मिला। इसका मतलब 4 परफेक्ट संख्या नहीं है। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या होती है 6। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या क्या होती? 6। उसके बाद होती है 28। लेकिन अभी तक 6 कई बार पूछा गया और अभी तक जितनी बार भी ये प्रश्न बना है सेम ऐसे बना है। तो आपको ये चीज जानना होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होती है, क्योंकि हमेशा पूर्ण संख्या बोलेगा और बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। और आपको ये जानना है परफेक्ट नंबर का मतलब ये होता है कि उसके जितने गुणनखंड होते हैं, जैसे कि इसमें 6 होगा, अब 6 कैसे फॉलो होगा इस चीज को मैं यहां पे करूंगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा इस चीज को देखते हैं। 6 का मतलब होता है इसका गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। तो हमने बताया था उस संख्या को छोड़कर, यानी 6 को काट दें तो अगर बाकी जो गुणनखंड है इसको जोड़ा जाए यानी 1 + 2 + 3, क्या उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है? अगर ये है यस तो मतलब वही हमारा उत्तर होती है। देखिए इसके गुणनखंडों का योग क्या मिला? 6 मिला। इसके बाद दूसरी परफेक्ट नंबर होती है, दूसरी परफेक्ट नंबर है आपका 28। उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है परफेक्ट नंबर और होल नंबर में अंतर क्या होता है। परफेक्ट नंबर मतलब ये कंडीशन और होल नंबर मतलब 0 से लेकर के सभी संख्याएं। तो कभी भी इस चीज को कभी भी गलत करके नहीं आना है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे परफेक्ट नंबर को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 28 हो गया, दूसरी परफेक्ट संख्या जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूं, बाकी आपको ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तुरंत आप चेक करके इस चीज को देख सकते हैं। तुरंत उनका गुणनखंड निकालेंगे और उस संख्या को छोड़ करके बाकी गुणनखंडों का योग उसे मिलना चाहिए। आइए 28 का गुणनखंड देखते हैं। 28 का एक तो होगा, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 14 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा आपका होगा 7 × 4 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1 2 4 7 14 28। ये इसका होता है गुणनखंड। अगर मैं इस स्वयं संख्या को काट दूं, मैंने क्या कहा स्वयं को छोड़ करके बाकी सभी गुणनखंडों का योग 28 मिलना चाहिए। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अगर देखें तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 और 14 में 14 जोड़ेंगे क्या होगा 28। तो मतलब 28 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है क्या कि परफेक्ट नंबर क्या होती है और होल नंबर क्या होती है। दोनों का नाम पूर्ण संख्या है, लेकिन दोनों में ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंतर है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और क्लास में अगर मज़ा आ रहा होगा, लग गया होगा कि आज कुछ नई चीज़ सीखे हैं, तो इस वीडियो को पहुंचाना है बहुत खतरनाक लेवल पे। इतना शेयर मारना, इतना शेयर मारना कि इस वीडियो को और ये सारी जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं परफेक्ट नंबर और होल नंबर में, उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देना। अपने सभी मित्रों को ये चीज़ बताना। ओके डियर, अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी जो कि बेसिक थी। वो थी परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद पूर्ण संख्या और पूर्णांक। उसके बाद हमने सीखा परफेक्ट नंबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो अब हम समझते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या, तो यहां पर बात आती है जिन संख्याओं को, जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके, a/b के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, इसका एग्जाम्पल वो आपका होगा 2/4, 5/7, -7/2, -4/-2, 5/7। ये सभी क्या हैं? सभी परिमेय संख्याएं हैं। जिन्हें भी a/b के रूप में लिखा जाए वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और परिमेय संख्या में आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी होगी कि जो परिमेय संख्याएं होंगी उनमें ऊपर a और b जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। मतलब a और b ये कोई भी, या तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। a पूर्णांक हो सकता है, b भी पूर्णांक हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं दूसरी चीज, अपरिमेय संख्याएं। यहीं पर नीचे समझ लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये होता है जिन्हें a/b के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में ना लिखा जा सके। अभी हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट और नेचर पर भी बात करेंगे। जिन्हें a/b के रूप में ना लिखा जा सके वो होती हैं क्या? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √7, √10 etc। एक चीज और ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत पाई भी आती है। हम इन सभी चीज़ों पर अभी चर्चा करने वाले सम्मिलित रूप से। अभी केवल आप इनका नेचर जानिए, इसकी परिभाषा जानिए कि जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके और उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या, और जिन्हें a/b के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो परिमेय संख्याएँ होंगी, उनका दशमलव के बाद समान आवर्ती होगा। एक चीज ये भी ध्यान देना, परिमेय संख्याओं में अगर दशमलव के बाद समान आवर्ती होगा, क्या होगा भाई? समान आवर्ती होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें दशमलव के बाद असमान आवर्ती होगा। अभी हम इन दोनों चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। दशमलव के बाद समान आवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर दे दिया जाए, अच्छा अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो 5 एक परिमेय संख्या की नहीं है, बटे 1 कर दो तो हो गया ना a/b करो। 10 और 7
7 है कि नहीं, बटे 1 कर दो, हो गया a बटे b का रूप। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी पॉइंट की वैल्यू हो, सपोज दैट जैसे 0 पॉइंट, मैं इसको मिटाना चाहता हूं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिएगा और मैं इस पर फिर डिटेल पे चर्चा करता हूं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में दिक्कत क्या होती है, उन्हें थोड़ा समझते हैं। क्यों पाई नहीं होता है और क्यों परिमेय संख्याएं, क्यों पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग पाई पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पाई और 22/7 इन दोनों पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, यह अपरिमेय है और यह क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब समझना कि कौन सी वैल्यू इसमें, क्यों इसको परिमेय संख्या बोला जाता है, क्यों इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इसमें समान आवर्ती मिलेगा। कभी भी आप 22/7 की वैल्यू देखेंगे तो ये 3.14 मिलेगी। वास्तव में पाई का मान 22/7 होता नहीं है। ये पाई कहां से आया, आपने समझा होगा। पाई की खोज किसने की थी, महान गणितज्ञ कौन थे भाई, आर्यभट्ट जी। ये इतने दिमागदार थे भाई, गणित वाले हैं, दिन भर कुछ ना कुछ गणित लगाते रहेंगे। इन्होंने खूब दिमाग लगाया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक छोटा सा सर्किल लिया, इस छोटे सर्किल की इन्होंने परिधि का मेजरमेंट किया और ये लिया, इसको इन्होंने भाग दिया, इसकी परिधि से इसके व्यास में भाग दिया। फिर एक बड़े वाले सर्किल को लिया, बड़े वाले सर्किल को इन्होंने मेजरमेंट किया, इसके व्यास से भाग दिया। फिर और बड़ा सर्किल लिया, इसका भी मेजरमेंट किया, इसके व्यास से भाग दिया। तो इन्होंने क्या पाया कि सबका मान आया क्या, पाई ही पाया, एक ही मान पाया, मान में कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं पाया। तो इन्होंने इसी का नाम दे दिया पाई। होता नहीं है 2πr बराबर 2πr और ये कट गया, मतलब पाई हमारा मिलता था। मतलब पाई, इसी के लिए इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, पाई। कि छोटा हो या बड़ा हो, जब ये भाग देते जाते थे परिधि का उसके व्यास से, तो इनको एक समान वैल्यू मिली और उसी को पाई बोला गया। और पाई का जो मान होता है, पाई का मान, वास्तविक मान अभी तक खोज नहीं हो पाई है। इसके कुछ अंकों तक किसी रिसर्च संस्थान ने किया है, लेकिन इसका वास्तविक मान कभी रिपीट नहीं होता है। इसीलिए ये होती है अपरिमेय संख्या। ये पूरा अनगिनत। रिपीट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दशमलव के बाद समान आवर्ती और दशमलव के बाद असमान आवर्ती, इन दोनों में क्या अंतर है। पहली चीज, दो प्रकार के आवर्ती होंगे। दो प्रकार के आवर्ती होंगे, मतलब वो संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कुछ वैल्यू ऐसी होती जिनको हम डिवाइड करें तो वो बढ़ती चली जाती। अब समझना, अगर 0.238 ऐसे ऐसे चलता चला जाए, ऐसे ऐसे चलता चला जाए, या फिर 0.5729 ये डॉट डॉट होता चला जाए, तो यहां पर देखो 5729 ये क्या है, समान आवर्ती है। तो ये सभी क्या होंगी, ये सभी होंगी परिमेय संख्याएं। समझ गए। लेकिन अगर यही असमान आवर्ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जैसे 0.12986592216 ऐसे ऐसे आती चली जाएगी, मतलब कोई समान आवर्ती नहीं मिलेगा। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों में अंतर समझिएगा। ये क्या होंगी, अगर समान आवर्ती मिलेगा तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं, अगर समान आवर्ती नहीं मिलेगा इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अंडरस्टूड। तो आपको ये बात हमेशा जाननी होगी कि कभी भी परिमेय संख्याएं, अच्छा इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को परिमेय संख्या में। जैसे 3.14 है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अरे 314/100 कर दो,
आ गया कि नहीं ए बटे बी का रूप? इतनी बात समझ गए? लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या, इसको आप ए बटे बी का रूप नहीं दे सकते। आप इन्हें भी कर सकते हैं ए बटे बी का रूप, आगे हम वीडियो में समझेंगे जब हम फ्रैक्शन क्या नाम है पढ़ेंगे दशमलव पद्धति, वहां पर हम इन चीजों को समझेंगे कि कब ये वैल्यू होती है तो कैसे इन्हें हम फ्रैक्शन का रूप देते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि परिमेय संख्याएं का मतलब पॉइंट के बाद समान आवर्ती मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो वो होती है अपरिमेय संख्याएं। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और चर्चा करेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। इसको मिटा रहे हैं, इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बन गए हैं, और जितने मैं चीजों की बात कर रहा हूं सब आपके प्रीवियस ईयर में सेम पैटर्न पर पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में भी ये सेम पैटर्न नंबर सिस्टम से आपका बनता है। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके नेचर के बारे में आपको फिर वही पुरानी बात बताना है, यस या नो। केवल 5 चीजें आपसे पूछूंगा। पहली चीज आपसे पूछूंगा, समझना है बात को, एक निर्देश अगर दे दिया जाए कि यदि ए तथा बी एक परिमेय संख्या है, क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट समझना है ए प्लस बी एक परिमेय संख्या होगी। आपको बस यस नो में रिप्लाई देना है। दूसरा हमें बताना है ए माइनस बी एक परिमेय संख्या होगी। तीसरा हमें समझना है ए गुणे बी एक परिमेय संख्या होगी। चौथा हमें समझना है ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। और इसमें हम लोग अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी सीखने वाले हैं। हमें बस यस नो में जवाब देना है। और चौथा हमें जानना है लास्ट में कि ए की पावर बी एक परिमेय संख्या होगी। इन चारों पॉइंटों पर हमें चर्चा करनी है। तो हमें बस ये जानना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या होगी या कौन परिमेय संख्या नहीं होगी। आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। फिर फटाक से लगाइए भाई, आपको बस एकदम ध्यान देना है, केवल चीजों को, कॉन्सेप्ट को, आज सोचना ज्यादा है। जितना सोच पाओ उतना सोचो। आज एकदम सोचना है कि जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सारी बातों में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। आप सोचो, अगर ए और बी एक परिमेय संख्या है तो उनको जोड़ने पर एक परिमेय संख्या मिलेगी। यस, होगी। कोई भी परिमेय संख्या आप ले लेंगे और उनको प्लस करेंगे तो उनका मान एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर कोई भी परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर घटाएंगे, अगर इनको घटाएंगे तो भी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, ये भी यस होगा। अगर ए और बी को आपस में घटाएंगे तो भी हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। लेकिन अगर इनका गुणा किया जाए, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लो, माइनस प्लस कुछ भी ले लो, तो वो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। आप कहेंगे यस, ये भी होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में सब आ गई ना, लगभग सब कुछ आ गई है, लगभग सब कुछ आ गई है। सभी पूर्ण पूर्णांक सब कुछ आ गया, जितने भी पूर्णांक हैं लगभग सारे आ गए हैं, जीरो को छोड़ करके। भाई देखो, जीरो की बात नहीं हो रही, जीरो के अलावा आपको पता है जो परिमेय संख्याएं का मान, मतलब जिसको a बटे बी के रूप में या p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वहां पर q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? फिर उसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट।
इतनी बात समझ गए भाई। अब यहाँ पर हमको इसके बारे में बात करना कि भाई अगर इनका हम गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या मिलेंगी। अब ध्यान से सोचना, a/b एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, यस कर दूं या नो कर दूं, आप बताओ। a/b एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, बोलो भाई। नहीं होगी? अरे नहीं होगी भाई। क्यों? अगर मैं a का मान रख देता हूं 5, b का मान रख देता हूं 0, तो क्या 5/0 का मान एक परिमेय संख्या मिलेगी? ये तो अनंत मिल जाएगी, और अनंत तो केवल ईश्वर है। समझ गए भाई? ये कोई संख्या हमारे गणित में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। समझ गए ना? तो और हमने बताया क्या था, एक भी चीज अगर निगेटिव आई तो वो पूरा का पूरा नो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद जानना है a की पावर b एक परिमेय संख्या होगी या नहीं। a की पावर b एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका भी उत्तर आएगा नो। ऐसा क्यों? आप समझिए, अगर 2 है, अगर 2 है, 2 की पावर 1/2 लिख दिया जाए, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर a का मान हम मान लेते हैं 2 और b का मान मान लेते हैं 1/2, तो क्या इस कंडीशन में हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी? तो इसका मान तो हो जाएगा √2 ना भाई। 2 के पावर 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो √2 हो गया, तो क्या ये परिमेय संख्या हो गई? तो उत्तर आएगा नहीं। तो हमने क्या बताया था, एक भी कंडीशन अगर नेगेटिव गई तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मजा आ गया आज की क्लास में? तो आप लोगों ने सीखा क्या क्या? आप लोगों ने नंबर्स, नेचुरल नंबर सीखा, आप लोगों ने होल नंबर सीखा, आप लोगों ने सीखा इंटीजर्स, उसके बाद आपने सीखा परफेक्ट नंबर क्या होती है, फिर उसके बाद आपने सीखा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। जितने इंपॉर्टेंट चीज हैं इतने हम लोगों ने सीखा। तो इसके आगे की तमाम और बातें हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।